हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस के लर्निंग विजन पर। हमने पिछली क्लास में देखा था क्रिया टॉपिक का और अब इसी क्रिया टॉपिक को अपन आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था क्रिया की परिभाषा, क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया के बाद फिर अपन ने पढ़ा था धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। फिर अपन ने कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े थे दो, एक तो अकर्मक पढ़ा था और एक अकर्मक क्रिया, और सेकंड अपन ने पढ़ा था सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वापस रिपीट कर रहा हूँ फटाफट, उसका नेक्स्ट करेंगे। सकर्म क्रिया जिसके अंदर कर्म सात होता है और कर्म की पहचान करने के लिए दो क्वेश्चन करने पड़ते हैं, क्या वह किसको। ठीक है, इन दोनों का अगर आंसर आता है तो सकर्मक, अगर आंसर नहीं आता है तो अकर्मक। ठीक है, फिर सकर्मक क्रिया के अपन ने दो बार पढ़े थे, जिसके अंदर एक तो आता है एक कर्मक और एक आता है द्विकर्मक। ये यहाँ तक अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। जिस वाक्य में केवल एक ही कर्म हो उसको एक कर्मक, जिसके अंदर दो कर्म हो वहाँ पे द्विकर्मक। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम पहले एक नोट लिखते हैं जो द्विकर्मक क्रिया से संबंधित है। ठीक है, तो नोट लिखिए। जब किसी वस्तु को दान की भावना से किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से दे दी जाती है, तब वहाँ एक कर्मक ही मानते हैं। ठीक है, मैंने लिखा है कि जब किसी वस्तु को दान की भावना से किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से दे दी जाती है, तब वहां पे एक कर्मक ही मानते हैं, द्विकर्मक नहीं मानते। जैसे मैंने लिखा, सेठ ने निर्धन को धन दिया। ये वाक्य है, सेठ ने निर्धन को धन दिया। तो इसके अंदर पूछेंगे क्रिया, ये क्रिया होगी देना, तो क्या दिया, धन दिया। अच्छा, किसको दिया, निर्धन को। लेकिन यहाँ पे ये संप्रदान कारक के उदाहरण है, संप्रदान कारक इसके उदाहरण है। तो निर्धन के लिए धन है ये। ठीक है, और जैसे कि गृहिणी ने भिक्षुक को भिक्षा दी। यहाँ पे फिर से क्या दी, भिक्षा दी। अच्छा, किसको दी, भिक्षुक को दी। यहाँ पे दो क्रम होने चाहिए, लेकिन ये संप्रदान कारक के उदाहरण है, तो यहाँ पे भी अपन एक क्रम ही मानेंगे, क्योंकि जब किसी वस्तु को दान की भावना से किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से दे दिया जाता है, परमानेंटली हमेशा के लिए दे दिया जाता है, तो वहां पे एक कर्म ही माना जाता है। जैसे कि सेठ ने निर्धन को धन दिया, वैसे गृहिणी ने भिक्षुक को भिक्षा दी। लेकिन माँ ने धोबी को
दिए, तो यहाँ पे क्या दिए, कपड़े दिए, किसको दिए, धोबी को दिए, तो यहाँ पे द्विकर्मक है क्योंकि वो कपड़े वापस लेने हैं, परमानेंटली हमेशा के लिए नहीं दिया गया उनको, ठीक है। तो ये द्विकर्मक हो जाएगा। क्लियर है? तो एक कर्म और द्विकर्मक क्रिया यहाँ तक क्लियर होगी कि अगर किसी भी वस्तु को दान की भावना से किसी व्यक्ति को परमानेंटली हमेशा के लिए दे दिया जाएगा तो वहाँ पे हो जाएगा एक कर्मक, ठीक है। जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल पढ़ लिया, सेठ ने निर्धन को धन दिया और गृहिणी ने भिक्षु को भिक्षा दी, लेकिन ये नहीं होगा, माँ ने धोबी को कपड़े दिए क्योंकि ये कपड़े वापस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्रिया आती है, अब तक तो पढ़ी अपन ने कर्म के आधार पे, अब अपन पढ़ने वाले हैं संरचना के आधार पे। संरचना के आधार पर क्रिया, ठीक है। संरचना के आधार पर क्रिया के अंदर पहली क्रिया, बिल्कुल ध्यान से समझना है। पहली क्रिया मैंने लिखी यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, देखो इसके नाम से पता चल रहा है, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है। और काल, इसको मैं तोड़ के बताता हूँ, ये है पूर्व प्लस काल और प्लस इक, ये इक प्रत्यय है। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। अच्छा, काल का मतलब होता है समय, ठीक है, ये एक प्रत्यय है। यानी कि इसमें क्या होगा कि दो क्रियाएं होगी और उन दोनों क्रिया में से एक क्रिया पहले पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद दूसरी पूर्ण होगी। और इस प्रकार की क्रिया के वाक्य में दो प्रकार के शब्द आते हैं, एक तो कर या करके। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखता हूं, बालक खाना खाकर खेलने गया। अब देखो यहाँ पे पहले तो उस बालक ने खाना खाया है, तो खाना खाने के बाद फिर वो कहाँ गया है, खेलने के लिए। यानी कि पहले उसने ये वाली क्रिया पूर्ण करी है, ये कंप्लीट करने के बाद फिर उसने दूसरी क्रिया ये करी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये कर लिखा हुआ है, इसको अपन ये से भी लिख सकते हैं कि खाना खा करके, ठीक है। राम बाजार जा करके आराम करता है, ठीक है। राम बाजार जा करके आराम करता है, यानी कि पहले तो वो कहाँ गया है, बाजार गया है, और फिर क्या कर रहा है, वो आराम कर रहा है। यानी कि अब यहाँ पे ये खाना खाना और ये बाजार जाना, ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि ये क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है। तो पहले किसी क्रिया को समाप्त करके फिर दूसरी क्रिया करना, वो हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अपनी क्रिया चलती है संयुक्त क्रिया। अच्छा, संयुक्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जॉइंट, ठीक है। जब अपन वाक्य पढ़ेंगे तो वाक्य के अंदर भी आएगा कि संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है। दो वाक्य किसी और तथा एवं उनसे जुड़े होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे संयुक्त क्रिया होगी, यानी कि दो क्रिया होगी, दो क्रिया मिल करके एक ही काम को करती है। इसका ये हो जाएगा अर्थ कि दो क्रियाएं मिलकर किसी एक ही
का को पूर्ण करे। ठीक है, दो क्रिया मिलेगी और दो क्रिया मिलकर के किसी एक काम को पूर्ण करेंगे। जैसे विकास, पढ़ने लगा है। यहाँ पे पढ़ना क्रिया है और लगना क्रिया है, तो ये दोनों क्रिया मिल करके एक ही अर्थ दे रही है, इसलिए ये इस वाक्य में कौन सी क्रिया हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। एक एग्जाम्पल देखो, राधा पुस्तक लिखने लगी है। राधा पुस्तक लिखने लगी है, तो अब ये लिखना और ये लगी है, ये दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं, लेकिन दोनों अलग अलग क्रिया होने के बाद भी एक ही कार्य को पूर्ण कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया। फिर नेक्स्ट आती है आपके पास नाम धातु क्रिया। ठीक है, अब नाम किसे कहते हैं? अगर आप लोगों को याद है संज्ञा की परिभाषा, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? यानी कि इस संसार में जो कुछ भी आपको दिख रहा है उन सब का कोई नाम है तो वो संज्ञा है। फिर अपन ने पढ़ा था सर्वनाम, कि संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। यानी कि वापस नाम के स्थान पे आएगा। एक अपन ने पढ़ा, जैसे मान लो विशेषण पढ़ेंगे तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। यानी कि नाम तीनों जगह आ रहा है तो नाम धातु का हो जाएगा ऐसे क्रिया शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से मिलकर बनी हो। यानी कि ऐसी क्रिया होती है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनी होती है। जैसे ठंडा विशेषण है तो ठंडा सा बना क्या? ठंडाना। शर्म से शर्माना। अच्छा, लात से क्या बनेगा? लतियाना। ठीक है, हाथ से हथियाना। ठीक है, वैसे बात, बात से क्या बन जाएगा? बतियाना। ऐसे फिल्म, फिल्म से बन जाएगा फिल्माना। ठीक है, ये सब ठंड से ठंडाना, शर्म से शर्माना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना। ठीक है, शर्म से शर्माना, फिल्म से फिल्माना, ये कुछ वर्ड है ऐसे शब्द जो किसमें जाएंगे? नाम धातु क्रिया में। अब इसका एग्जाम्पल लिखता हूँ कि कैसे आता है वाक्य के अंदर। रमेश बहुत समय तक बतियाता है। ठीक है, तो ये आ गया बात से बतियाता। तो इस वाक्य के अंदर कौन सी क्रिया हो जाएगी? नाम धातु क्रिया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट ये
आखिरी क्रिया बची है प्रेरणार्थक क्रिया। देखो इसके नाम के अंदर अर्थ छुपा होता है, परिभाषा रटने की कहीं जरूरत नहीं है। प्रेरणा प्लस अर्थ के। अब प्रेरणा किसे कहते हैं? जो किसी काम की मतलब किसी काम को करने के लिए प्रेरित करना, मोटिवेशन जिसको बोलते हैं, यानी कि कोई काम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाना, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पे दो लोग होंगे, एक काम तो करने वाला होगा, दूसरा उसको काम करवाने वाला होगा। और कई बार वो जो काम करवाने वाला है वो तो दिखेगा लाइन में, और वो जो काम करने वाला है वो उस वाक्य के अंदर नहीं भी रहेगा। जैसे सरपंच ने तालाब बनवाया। अब सरपंच ने तालाब बनवाया तो सरपंच खुद थोड़ी लगा होगा बनाने के लिए, सरपंच ने किसी दूसरे को बोला होगा, तो सरपंच यहाँ पे प्रेरणा दे रहा है उसको, तो सरपंच ने ये करवाया। जैसे कि राम सीता से अपना गृह कार्य करवाता है। राम सीता से अपना गृह कार्य करवाता है। तो यहाँ पे सीता अपनी इच्छा नहीं है, लेकिन ये राम इसके ऊपर दबाव डाल करके, कैसे भी कह करके, प्रेरित कर करके इसको क्या करवा रहा है? अपना होमवर्क करा रहा है। यहाँ पे जो क्रिया का रूप आएगा वो वर्तमान काल में तो आएगा वाता, और भूतकाल में आएगा वाया। ये जैसे कि बनवाया, लिखवाया, सुनवाया, कहलवाया। ठीक है, राम सीता से अपना गृह कार्य करवाता है, लिखवाता है, सुनवाता है, बुलवाता है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? प्रेरणार्थक क्रिया के। ठीक है, तो ये क्रिया टॉपिक कंप्लीट हो गया। क्रिया की अपन ने अर्थ के आधार पर भेद पढ़ लिए, संरचना के आधार पर पढ़ लिए, सकर्मक अकर्मक पढ़ लिया, और प्रेरणार्थक पढ़ लिया, पूर्वकालिक पढ़ लिया, और संयुक्त क्रिया पढ़ लिया, नाम धातु क्रिया, ये सब सारी क्रिया पढ़ ली है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ बताएं, और वीडियो लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।